नमस्कार एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे डैनियल सेल। ठीक है, इसकी क्रिया विधि पढ़ेंगे कि डैनियल सेल क्या होती है, कैसे कार्य करती है। ये गैल्वेनिक सेल का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। और डैनियल सेल जो होती है वो प्राइमरी सेल होती है। और क्यों प्राइमरी सेल होती है तो मैंने पीछे वीडियो में बताया है आपको क्यों होती है। तो इसलिए होती है क्योंकि इसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे प्राइमरी सेल यानी कि डैनियल सेल कहते हैं। ठीक है, ड्राई सेल भी इसी तरह की होती हैं। ठीक है, चलिए अब डैनियल सेल देखते हैं। तो मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है। चलिए देखते हैं डैनियल सेल। तो डैनियल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या लिया, एक पात्र लिया है। ठीक है, इस पात्र में एक, ठीक है, धातु की छड़। ठीक है, और कौन सी धातु है तो वो है Zn। कौन सी धातु है ये, Zn। ठीक है, कौन सी है, Zn की छड़, Zn। ये क्या है, Zn छड़। ठीक है, Zn छड़। ठीक है, Zn छड़ है। ठीक है, अब अगर जो हमने इस तरफ Zn छड़ ली है तो उसी Zn मतलब Zn छड़, Zn धातु, जिंक धातु ली है, जिंक धातु की छड़ ली है। तो जिंक धातु की छड़, और हम जिंक धातु की छड़ को जिंक के ही लवणीय विलयन में इसे डालते हैं, जिंक के ही लवणीय विलयन में। तो चलिए देखते हैं जिंक का लवणीय विलयन क्या है। तो यहाँ पर जिंक का लवणीय विलयन, ठीक है, तो ये है ZnSO4 जिंक सल्फेट। ठीक है, ये लवणीय विलयन है Zn का। ठीक है, तो इतना हो गया है। इधर क्या लेते हैं, तो इधर हमने लिया है कॉपर की छड़। क्या लिया है, Cu, कॉपर की छड़। ठीक है, कॉपर की छड़ ली है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब अगर जो हमने इधर कॉपर की छड़ ली है तो इसमें हम विलयन किसका भरेंगे, तो कॉपर का ही लवणीय विलयन। क्या लिया हमने, कॉपर का ही लवणीय विलयन। ये रहा हमारे पास कॉपर का लवणीय विलयन। ठीक है, और वो क्या है, तो वो है CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट। इतना हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब इन दोनों छड़ों को हमने एक, ठीक है, धातु के वायर से, ठीक है, धातु के वायर से, किससे, गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे क्या लगा है, ये गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया है दोनों को। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इधर इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। ठीक है, और इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है, इधर वाले पार्ट को कैथोड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब जो एनोड होता है वो निगेटिव होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और जो कैथोड होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, चलिए अब ये क्यों होता है अभी आगे देखते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इससे ये दोनों क्या होते हैं, ये और ये, तो इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो ये एनोड है, ये कैथोड है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। ठीक है, इतना याद रखिए। ठीक है, आगे अब ये जो होता है ये होता है लवण सेतु। ये क्या है, लवण सेतु। ठीक है, अगर जो ये नहीं होगा
तो परिपथ पूर्ण नहीं होता है, ठीक है, मतलब विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। तो परिपथ पूर्ण नहीं होगा अगर जो ये नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना हो गया है हमारे पास। अब देखिए इधर जैसे ही मैं इसे इन दोनों को यहाँ पर जोड़ता हूँ और इसमें लवण सेतु यानी कि साल्ट ब्रिज, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज, क्या बोलते हैं इसे, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्या है, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट शुरू करते हैं। तो वो ये है कि जैसे ही मैंने ये सब कुछ जोड़ के तैयार किया, अब क्या घटना घटित होगी, अब यहाँ से जो ZnSO4 है, ठीक है, और यहाँ पर जो Zn है, ठीक है, मतलब Zn की छड़, ठीक है, तो ये Zn की छड़ क्या होगी, जो Zn है ये Zn छड़, इधर भी Zn छड़, ठीक है, Zn छड़, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा वो देख लीजिए, ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या घटना घटित हुई। जैसे ही मैंने ये सब जोड़ के तैयार किया तो वैसे ही क्या हुआ है, ये जो Zn था, ठीक है, ये Zn जो था, ये Zn इसने क्या किया, ये Zn आयन के रूप में कहां पे आ गया, कहां पे आ गया है, इस विलयन में, ठीक है, ये क्या है, विलयन है भाई, कहां पे आ गया, इस विलयन में, किस रूप में, Zn डाई पॉजिटिव के रूप में, किस रूप में, Zn डाई पॉजिटिव के रूप में ये कहां पर आ गया है, ZnSO4 के विलयन में। और इसने यहाँ पर क्या छोड़ा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने मुक्त कर दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे, एनोड पर पहुंचेंगे, ठीक है, क्या होंगे, एनोड पर, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिड्यूस किए, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से होके कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कॉपर तैयार बैठे हैं बिल्कुल, ठीक है, कॉपर यहाँ पर जो Zn, ये इधर देखिए, इसमें यहाँ पर जो CuSO4 है ये आयनित होकर क्या बनाता है, ये क्या बनाएगा, Cu डाई पॉजिटिव, और ये Cu डाई पॉजिटिव यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ पर पहुंचेगा, और इधर से क्या आ रहा है, ठीक है, इधर से क्या आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, तो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जैसे ही इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, Cu डाई पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, Cu सॉलिड, ठीक है, कॉपर क्या बना लेगा, कॉपर सॉलिड हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कॉपर सॉलिड, ठीक है, कॉपर सॉलिड बन गया, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, तो हम इसे ऑक्सीकरण कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन दान करता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और यहाँ पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम ऑक्सीकरण विभव कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण विभव, ठीक है। इधर क्या हो रहा है, तो इधर क्या उत्पन्न हो रहा है, ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उससे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोलेंगे अपचयन विभव, क्या बोलेंगे, अपचयन विभव, ठीक है, ये अपचयन विभव, ठीक है, ये कहानी है। अब आगे देखते हैं और क्या कहानी है। तो
भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये रेडाय सॉरी ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो ये क्या है एनोड, हमें निगेटिव दिखता है। यहाँ पर ये कैसा था पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पर ये हमें कैथोड यानी कि पॉजिटिव दिखता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और समझिए आप, जो डैनियल सेल होता है उस डैनियल सेल के केस में ही, ठीक है, डैनियल सेल के केस में ही एनोड निगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। ठीक है, नहीं तो सामान्य सेल में ये जो कैथोड होता है वो निगेटिव होता है और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये केस है। आगे देखते हैं दूसरा। अब इधर ठीक है ऑक्सीकरण विभव, ठीक है, और अपचयन विभव। ठीक है, इतना हो गया है। अब ये उत्पन्न कैसे होगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, इन दोनों बीकर्स को क्या किया है, ये विलयन है। ठीक है, बीकर्स को क्या किया है, दोनों बीकर्स को मैंने किससे, साल्ट लवण सेतु से जोड़ा है। ठीक है, अगर जो हम इसे नहीं जोड़ेंगे तो ये जो ऑक्सीकरण और अपचयन विभव उत्पन्न हो रहे हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन विभव नहीं उत्पन्न होंगे। तो इधर जो अभिक्रिया हो रही है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, और इधर जो अभिक्रिया हो रही है वो अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इधर आगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड इतना हो गया। अब जो लवण सेतु है, ठीक है, वो लवण सेतु हम कैसे बनाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे देखिए लवण सेतु हम कैसे, हमने ये बनाया है, यू टाइप की एक नली है हमारे पास कांच की। ठीक है, और उसमें उसे हमने साल्ट ब्रिज में बदल दिया। कैसे बनाते हैं, तो साल्ट ब्रिज बनाने के लिए बहुत आसान मेथड है। तो हमारे पास मैं बताता हूँ आपको, ये इस तरह की एक यू टाइप नली है हमारे पास, इस तरह की। ठीक है, ये ठीक है, और समुद्र में एक पौधा पाया जाता है जिसे हम सी बीड्स कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सी बीड्स, क्या बोलते हैं उसे, सी बीड्स। ठीक है, इसे हम समुद्री शैवाल, ठीक है, समुद्री शैवाल बोलते हैं। इस समुद्री शैवाल से एक सॉलिडिफाइंग एजेंट प्राप्त होता है जिसे हम एगार बोलते हैं। एगार क्या बोलते हैं, एगार बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, तो इसके सबसे बड़ा रीजन, ये जब ये ठोस होता है और इसे पानी में घोल के हम उसे ठंडा करते हैं, तो फिर भाई गर्म करेंगे तभी घुलेगा पानी में। ठीक है, और जैसे ही उसे ठंडा करते हैं तो ये ठोस बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, वो तो वैक्स भी बन जाता है, मोम। ठीक है, लेकिन ये मोम से अलग है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो एगार होता है वो सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। ठीक है, एगार्स के अंदर, एगार्स जो है एक कैपिलरी एक्शन की तरह कार्य करता है। मतलब एगार में कैपिलरी एक्शन होता है, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो मतलब छोटे छोटे बारीक छिद्र होते हैं। ठीक है, जिनसे कोई भी रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, और बैक्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बैक्स में कैपिलरी एक्शन नहीं होता है या कैपिलरी पोर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम जैसे किसी भी बैक्टीरिया और वायरस के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो उस वायरस और बैक्टीरिया को के संवर्धन के लिए, मतलब उसके कल्चर के लिए हम क्या करते हैं, एगार का ही उपयोग करते हैं। किसका, एगार, मतलब उसे एगार पर ही पालते हैं। ठीक है, एगार पर ही उसे बैक्टीरिया और वायरस को पालेंगे और उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो वैक्सीन, मेडिसिन क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में एगार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इसे समुद्री शैवाल मतलब सीवीड से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो एगार लेते हैं और इस एगार में क्या मिला देते हैं, पानी और प्लस KCl। ठीक है, इन्हें मिला के गर्म करके और यहाँ से हम इसे इसमें भर देते हैं। ठीक है, इसमें भरेंगे तो ये इसमें भर गया। ठीक है, इसमें साथ में क्या है, KCl। ठीक है, और जैसे इसे ठंडा किया वैसे ये क्या हो गया है, क्या हो गया है, ठोस हो जाता है। ठीक है, अब ठोस हो जाता है तो इसमें कैपिलरी एक्शन तो होता ही होता है। ठीक है, इसे उठा के हम इसमें रख देते हैं और इसमें क्या होता है, KCl।
ठीक है, मतलब और भी उपयोग कर सकते हैं, इसका मतलब यही नहीं KCl है, KNO3 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम साल्ट ब्रिज इस तरह से बना के तैयार करते हैं। ठीक है, साल्ट ब्रिज। अब जैसे हमने साल्ट ब्रिज इसमें रखा, ठीक है, अब रिएक्शन हुई, आगे देखिए जरा। ठीक है, रिएक्शन हुई, ठीक है, प्रारंभ हुई अभिक्रियाएं, ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रारंभ हुई अभिक्रियाएं। अब क्या होगा, ठीक है, अब देखिए जरा, अब इसमें धीरे धीरे, ठीक है, इधर से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होते जाएंगे, ठीक है, और इधर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर जो इसके अंदर कॉपर तो कहाँ पर जा रहा है, इलेक्ट्रोड पर जाके ठोस बन जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पर यहाँ पर एकत्रित हो रहा है कॉपर। ठीक है, लेकिन SO4 डाई नेगेटिव, ये वाला आयन तो इसी में है, ये वाला आयन तो यहीं पर है। अगर जो इसके इन आयनों की संख्या यहाँ पर इस विलयन में SO4 डाई नेगेटिव आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो ये कॉपर को यहाँ जाने से रोकेंगे। ठीक है, मतलब कॉपर की संख्या 1 रह गई। ठीक है, और SO4 डाई नेगेटिव की संख्या 20 हो गई। ठीक है, तो क्या वो उस कॉपर को पकड़ के नहीं रखेंगे, बहुत कस के पकड़ के रखेंगे, उसे जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पर कोई ग्रहण करने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभिक्रिया रुक जाएगी। ठीक है, अब इधर आते हैं, ऐसा यहाँ पर हो गया, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी ठीक है क्या होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे कॉपर जिंक इसमें आ रहा है, तो ये छड़ जो है वो क्या हो रही है, ये छड़ जो है वो धीरे धीरे छड़ डिकम्पोज हो रही, घट रही है। ठीक है, टूट रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं, लेकिन इस विलयन में, ठीक है, इस विलयन में क्या हो रहा है, Zn की, ठीक है, Zn डाई पॉजिटिव आयनों की मात्रा क्या हो रही है, Zn डाई पॉजिटिव आयनों की मात्रा में वृद्धि हो रही है। अब अगर जो वृद्धि होगी तो फिर क्या होगा भाई, वृद्धि होगी जब Zn डाई पॉजिटिव आयनों की मात्रा इसमें ज्यादा हो जाएगी, तो जब इधर से Zn डाई पॉजिटिव आयन इसमें आएगा तो ये आने से रोकेगा, उसका प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, आने से रोकेगा, अंदर आने से रोकेगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ठीक है, इनके लिए इनकी इस समस्या के समाधान के लिए क्या होता है, देखिए, इस समस्या के समाधान के लिए हमने क्या किया है, साल्ट ब्रिज में पोटेशियम क्लोराइड मिलाया है। अब ये पोटेशियम क्लोराइड क्या करता है, क्या बनाएगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होगा, जो Cl नेगेटिव है वो इधर आता है। ठीक है, इससे आके इधर आके Cl नेगेटिव और Zn, इस Zn जो अधिक मात्रा में बना है उससे रिएक्शन करता है Cl नेगेटिव, और रिएक्शन करके क्या बनाता है, Zn क्या बनाएगा, ZnCl2 का अवच्छेद, जो यहाँ पर नीचे आके बैठ जाता है। ठीक है, ये क्या है, तो ये है ZnCl2 का अवच्छेद। क्या है, ZnCl2 का अवच्छेद, प्रेसिपिटेट। ठीक है, जिससे अब क्या हो गया, Zn डाई पॉजिटिव आयनों की संख्या घट गई, रिएक्शन फिर से प्रारंभ। वही समस्या इधर है, तो इधर भी समस्या का समाधान, जो पोटेशियम पॉजिटिव आयन होता है वो इधर आएगा और इसके साथ के क्या करेगा, इसके साथ K2 के पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा और ये क्या बनाता है, K2SO4। ठीक है, ये भी क्या है, प्रेसिपिटेट है, और ये भी यहाँ पर कहाँ पर दिखता है, ठीक है, ये कहाँ पे दिखता है हमें, तो ये भी ठीक है यहाँ पर अवच्छेद के रूप में बैठ जाता है। ठीक है, अब रिएक्शन फिर से प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो ये थी कहानी, और आगे देखते हैं। तो इस वाले इतने पार्ट को क्या कहते हैं हम, इतने पार्ट को कहते हैं अर्धशैल अभिक्रिया। अर्धशैल, ये क्या है, या हम अर्धशैल अभिक्रिया या अर्धशैल क्या कहते हैं, अर्धशैल। ठीक है, और बचा हुआ जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है,
ये वाला पोर्शन है, इसे क्या बोलते हैं? ये भी है अर्ध सेल, इधर लिख दो अर्ध सेल, ठीक है। ये अर्ध सेल है और ये भी अर्ध सेल, ठीक है। तो दो अर्ध सेल अभिक्रियाएं हमने समझ ली हैं डैनियल सेल, ठीक है। अब चलिए एक चीज और लिखते हैं। जो डैनियल सेल होती है, डैनियल सेल में, ठीक है, ठीक है, डैनियल सेल में Zn इलेक्ट्रोड, मतलब जो इलेक्ट्रॉन हमने जिंक से बनाया है, Zn इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण विभव, ठीक है, और कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? अपचयन विभव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो मैं यही लिखता हूं नीचे, ठीक है। चलिए इतना हो गया है, चलो ठीक है। आगे देखते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऑक्सीकरण विभव क्या होता है और अपचयन विभव क्या होता है। मैं ऐसे भी बता चुका हूं कि क्या होता है, किसी इलेक्ट्रोड के विलयन में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। जैसा कि ये यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये विलयन में क्या दे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, ठीक है। अपचयन विभव क्या होता है? कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अपचयन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन विभव कहते हैं। और अपचयन विभव को और ऑक्सीकरण विभव को ई ऑक्सीडेशन से प्रदर्शित करते हैं और अपचयन विभव को ई, ठीक है, रिडक्शन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये है, अब आगे ये है हमारी डैनियल सेल, ठीक है, पूरी जानकारी डैनियल सेल के बारे में। अब हम इसे ऑक्सीकरण और अपचयन विभव लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए मैं इधर लिखता हूं ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव, ठीक है, कहते हैं इसे ई ऑक्सीडेशन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए अब ऑक्सीकरण विभव देखते हैं क्या है। तो ऑक्सीकरण विभव में क्या हुआ था, ये देखिए कहानी। तो ये थी Zn, कैसा है? ठोस। और ये किसमें बदल गया है? Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिड्यूस कर दी, ठीक है। तो ये रिएक्शन है और सेल अभिक्रिया है ये, ठीक है। और इसी को हम धातु के रूप में देखें तो ये है मेटल और ये कैसी है? सॉलिड, ठीक है। और ये मेटल हो जाती है लिक्विड, ये लिक्विड हो गया, सॉरी, ठीक है, ये लिक्विड। और N, ठीक है, N पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन रिड्यूस, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसे मेटल के रूप में, ये मैंने धातु के रूप में लिखा, ठीक है। और ये क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। क्या है ये? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या ऑक्सीकरण विभव है, ठीक है, एक ही बात है। चलिए अब इसके बाद अब दूसरा लिखता हूं अपचयन विभव। तो किसी कहते हैं इसे ई रिडक्शन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे ई रिडक्शन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया क्या होगी? तो हम इसे
चलो देखते हैं इसकी अभिक्रिया क्या है। तो कॉपर डाई पॉजिटिव और लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड होता है। तो ये लिक्विड है और इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेता है, कॉपर सॉलिड बना लेता है, ठीक है। तो ये अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। क्या है, अपचयन अभिक्रिया है, अपचयन विभव, ठीक है। इसे भी मेटल के फॉर्म में भी देख सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये मेटल है तो यहाँ पर एम डाई या एन पॉजिटिव कर दीजिए इसे, एन पॉजिटिव और लिक्विड है ये, ठीक है। और प्लस इसके पास एन इलेक्ट्रॉन आते हैं, एन इलेक्ट्रॉन आते हैं और एन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और ये क्या बना लेता है, मेटल बन जाता है सॉलिड, ठीक है। तो ये है ऑक्सीकरण और अपचयन विभव, ठीक है। और ये रही आपकी डेनियस है, ठीक है। और इसके बाद आगे अगले वीडियो में, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र इस वीडियो का संपूर्ण लाभ उठा सकें, ठीक है। और कोविड चल रहा है, स्कूल अभी भी खुले नहीं हुए, ठीक है। तो इसका संपूर्ण लाभ उठाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। नमस्कार।